बेटे बात है नहीं। अब सुन लो भाई, मैंने आपको बोला था जब बाहर में कोई पॉइंट दे, वहां से जाने वाली टेंजेंट लिखनी हो, तो भैया उस टेंजेंट के स्लोप को एमलेट कर लेते हैं, फिर उस स्लोप का इक्वेशन लिख देते हैं, एम स्लोप वाला है ना, एम स्लोप वाली टेंजेंट का इक्वेशन लिख देते हैं, फिर चूंकि वो उस पॉइंट से पास हो रही है तो उसे सेटिस्फाई करवाते हैं। अरे क्वेश्चन होता है ना ये। फिर एम की वहां से दो वैल्यू आती है, एक ऊपर वाली टेंजेंट टेबल यूज कर देते हैं, नीचे वाले टेंजेंट यूज कर देते हैं। दो टेंजेंट पॉसिबल होती है ना बाहर में कोई दिया हो तो। ध्यान आ रहा है? एक बात मैंने बोला था अगर एम की एक ही वैल्यू आ पाए तो दूसरे टेंजेंट का स्लोप क्या लेना है, 1/0 बोलो या इंफिनिटी बोलो, है ना बेटा? ध्यान आ रहा है ये वाली बात? और फिर पॉइंट भी है, स्लोप भी है, स्लोप पॉइंट फंक्शन नाम से है ना। और वो तो बड़ी आसान सी चीज है, अगर पेयर ऑफ टेंजेंट मांग ली तो, है ना, पेयर ऑफ टेंजेंट। जैसे मान लीजिए मैंने बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट -1, 2 टू दी पैराबोला y² = 8x। बेटा बात है नहीं, ये तो एक बार में लिख देना भैया। ये पैराबोला है, ये कहीं पॉइंट है -1, 2, यहां से सीधे सीधे टेंजेंट पेयर मांगा है बेटा, टेंजेंट नहीं मांगा। टेंजेंट अलग अलग मांगता तो वो तरीका था जो पिछली क्लास में किए थे। टेंजेंट पेयर तो हम एक बार में लिखना जानते हैं, SS1 = t²। ध्यान है, टेंजेंट पेयर की इक्वेशन तो हम एक बार में बता सकते हैं। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, S का मतलब होता है डायरेक्टली जो कर्व का एक्सप्रेशन है भाई, S1 का मतलब होता है पॉइंट को पुट कर दो उसमें, है ना। इस एक्सप्रेशन पॉइंट को पुट किया, कितना आ गया? हाँ बेटा, और बेटा t² मतलब t ऑपरेशन लगाओ, y/1 x + x1 y2 इसका स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लीजिए।
ये ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, आप चाहे तो होल स्क्वायर खोल सकते हैं वाला, कोई दिक्कत हो तो बताओ। चाहो सबको लेफ्ट में लाकर लिख देना है ना बेटा, पेयर ऑफ टेंजेंट हो गया, होल स्क्वायर खोल देना। तो एक बार में लिख सकते हैं हम लोग एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, अगर बाहर में पॉइंट दिया हो तो। आपको ध्यान आ रहा है ये बात? तो नहीं आ रही ध्यान? ओके, है ना, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, सर्कल में भी पढ़ा था, पेयर ऑफ टेंजेंट। आगे चले, यहां कुछ और भी बातें हैं, जैसे बेटा जब हम ऐसे टेंजेंट लिखते हैं ना इस पर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पे, एम स्लोप वाला क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। तो बेटा ये जिस पॉइंट पर टेंजेंट बनता है ना एम स्लोप वाला, वो पॉइंट होता है a अपॉन एम स्क्वायर कोमा 2a अपॉन एम। मतलब एम स्लोप वाला टेंजेंट जिस पॉइंट पर बनता है, वो पॉइंट हम सीधे बता सकते हैं एक बार में। और खैर बड़ी बात कुछ है नहीं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में निकालना हो गया है ना। मैं बस वैसे याद रखना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, बनने के लिए बड़ी चीज है नहीं। छोटा सा इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक बार में t इक्वल टू 0 लगाएंगे, है ना, इसे x y बनने कर लेंगे, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को t इक्वल टू 0 लगाएंगे, दी हुई टेंजेंट से कंपेयर कर देंगे, है ना, वो आराम से निकल भी जाएगा। दोनों के लिए तो बड़ी अच्छी बात है बेटा कि एम स्लोप वाला टेंजेंट जब बनता है ना इस पे y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे, तो वो जिस पॉइंट पर टच करता है वो एम स्लोप वाला टेंजेंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होता है a अपॉन एम स्क्वायर कोमा 2a अपॉन एम। लिख लिया भैया? आगे चले यार, अगर कहीं पॉइंट दे, चाहे बाहर दे, कर्व के ऊपर दे, तो हम टेंजेंट तो लिख लेंगे, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी बता देंगे, है ना। अब बात ये है, हमें देखो जितने क्वेश्चन सर्कल में बन सकते थे उतने क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। बस सर्कल की पैराबोला की क्वेश्चन दे देगा। तो आपको याद है वहां जो है इस तरह के क्वेश्चन बन सकता था, फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम विच टेंजेंट्स ड्रॉन टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x सबटेंड्स एंगल 60 डिग्री। मतलब भैया उस पॉइंट का लोकस बताओ जहां से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस पैराबोला पे, तो उनके बीच का एंगल क्या आता है, 60 डिग्री आता है। ऐसा क्वेश्चन हमने उसमें भी किया था, सर्कल में भी। एक बार डायग्राम बनाइए, दिखेगा।
बेटा इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ ना कि भैया जैसे मान लो ये पॉइंट है बेटा, इसका लोकस निकालना है मुझे, तो आपको पता है जिस पॉइंट का बेटा लोकस फाइंड करना होता था उसको हम लोग एच कोमा के लेट कर लेते थे, है ना। बेटा इसने बोला कि ये ऐसा पॉइंट है जिससे अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किए तो बेटा कितना एंगल बनाते हैं, वो 60 डिग्री एंगल बनाते हैं यहां पर। कोई दिक्कत हो तो बता दो, यही कहना चाह रहा है बेटा। ये जो पैराबोला है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जैसा है, जहां इक्वल टू 2 दिया हुआ है ना बेटा। 8 कंपेयर करोगे इसको 4a को तो a की वैल्यू 2 आ रही है। आपको याद हो जब इस पॉइंट का लोकस निकालना होता था, बीच का एंगल 60 डिग्री था, हम ऐसा करते थे बेटा, हमने मान लिया कि इसका स्लोप m है, हमने मान लिया इसका स्लोप टेंजेंट का m है जो h कोमा k से पास हो रही है। तो इसको अगर हमने लेट कर लिया, लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बेटा क्या लेट करें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को, y इक्वल टू mx प्लस a बाई m ऐसे लेट होता था ना बेटा। इस पे अगर पैराबोला बदल भी जाता, मान लो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई वगैरह हो जाता, तो हमें उस पर भी लेट करना होता है ना बेटा। आपको ध्यान आ रहा होगा बिल्कुल सर्कल में मैंने यही पैटर्न अपनाया था बेटा। m स्लोप वाला टेंजेंट हम लेट कर लेते हैं, बिकॉज ये कहां से पास हो रहा है, h कोमा k से। अच्छा एक ही जगह डाल भी देता हूं बेटा, वैल्यू a जगह कितना है 2, because it passes through h comma k, so h comma k will satisfy this tangent। कोई दिक्कत हो तो इसमें बता दो, ये सेटिस्फाई करेगा ना बेटा इसको टेंजेंट। अच्छा समझ में आ रहा है, किसी से पास होने वाला टेंजेंट तो हमने लिखा है, तो बेटा h कोमा k को जब इसमें पुट करवाया तो ये ऐसे आ गया। क्या ये ऐसा दिख रहा है, m स्क्वायर h माइनस एम के प्लस 2 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक बन गया बेटा। बेटा मुझे एक बात बताइए, यहां से m की दो वैल्यू आएंगी, मैंने मान लिया m बर m2, यहां से दो वैल्यू आएंगी, दिख रहा है क्वाड्रेटिक है बेटा। h कोमा k से पास होने वाले टेंजेंट के दो स्लोप अनडिफिनिट थे, एक बेटा ऊपर वाले का स्लोप और एक नीचे वाले का स्लोप। दो वैल्यू तो आनी चाहिए थी ना स्लोप की, इसलिए दो आ रही है। एक बात बताओ, इसने बीच का एंगल की बात क्या की है, बीच का एंगल कितना दोनों टेंजेंट के 60। बेटा एक का स्लोप अगर मैंने m1 मान लिया, दूसरे टेंजेंट का स्लोप मैंने m2 मान लिया, तो इसका मतलब बेटा 60 डिग्री क्या होना चाहिए, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होना चाहिए ना बेटा। कोई दिक्कत है बेटा, 60 की वैल्यू कितनी हो गई, √3। बेटा एक बात और, ये m1 m2 तो रूट है ना इसके, तो यहां से बताना m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 अपॉन h है ना, c बाई a। बेटा सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा, b बाई a, मतलब k अपॉन h। बेटा डिफरेंस ऑफ रूट क्या हो जाएगा, वो आइडेंटिटी लग जाएगी ना माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, तो ये आ जाएगा बेटा रूट के अंदर k अपॉन h का स्क्वायर माइनस 4 टाइम m1 m2, मतलब 8 बाई h। सही को आराम से आप जो है सम ऑफ रूट आपको पता है तो उसका a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा के a माइनस बी का होल स्क्वायर की आप डिफरेंस निकाल सकते हैं m1 m2 का। बेटा यहां लाके रख दीजिए सबको, m1 माइनस m2 की वैल्यू जब यहां रखी तो ये हो गया k स्क्वायर माइनस 8h, बाहर निकल के आएगा h इंटू 1 प्लस m1 m2, तो 1 प्लस 2 अपॉन h ऐसे हो गया। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करा के स्क्वायर कर दो, क्योंकि मोड वगैरह सब हट जाएंगे स्क्वायर कर दिए तो, रूट भी हट जाएंगे। आपको पता है कि लोकस रूट वगैरह में ज्यादा दिखते नहीं, हम स्क्वायर कर लेते हैं, इसलिए स्क्वायर कर दिया मैंने दोनों साइड, स्क्वायर कर क्या दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया बेटा 3 इंटू h प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 8h। बस बेटा हो गया। आप बस क्या करेंगे, h को x से रिप्लेस कर दीजिए और k को y से, तो जो भी आएगा वही लोकस होगा। कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैंने बिल्कुल यही किया था बेटा उसमें भी, है ना, सर्कल वगैरह हमेशा हर चैप्टर में यही करना है। जब भी बोले ऐसे पॉइंट का लोकस बताओ जहां से डलने वाले टेंजेंट इतना एंगल बनाते हैं, तो आप वहां से उस पॉइंट को x कोमा k लेके वहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दो और उस टेंजेंट का इक्वेशन लिख दो m स्लोप मान के, h कोमा k से उसको सेटिस्फाई करवा दो, तो m के उस क्वाड्रेटिक के जो रूट आएंगे वो दोनों में एक यूज हो जाएगा, फिर बीच का एंगल का फॉर्मूला लगा दो, जो उसको रूट को वहां यूज कर लो, डिफरेंस ऑफ रूट को रखो हो जाएगा।
हाँ भाई लिख लिया। आपको बेटा ये पैटर्न याद हो जाना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन वाला है ना, एकदम बीच एंगल के बीच एंगल दिया होता है, सर्कल में भी इसमें भी हर चैप्टर में यही करना होगा आपको। चलिए बीच का एंगल 60 डिग्री, यार बीच का एंगल 90 डिग्री होता तो वो देखा था क्या कभी पहले? अगर टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता, इस पॉइंट के लोकस को हम क्या बोलते? इस पॉइंट के लोकस का नाम हो जाता फिर डायरेक्टर सर्कल। सही है, डायरेक्टर सर्कल किस पॉइंट का लोकस है? जिससे डलने वाले टेंजेंट बीच में 90 डिग्री एंगल बनाए, है ना, तो इसी का एक स्पेशल फॉर्म हो गया वो। तो ये लिखने के बाद हेडिंग डाल लेना डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल, हेडिंग डालिए डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल बेटा किसे कहते थे? ऐसे पॉइंट का लोकस जहां से डलने वाले टेंजेंट्स आपस में कितना एंगल बनाए? 90 डिग्री एंगल बनाए, है ना। इस पॉइंट के लोकस को ही हम क्या बोलेंगे? डायरेक्टर सर्कल बोलेंगे। ध्यान आ रहा है? तो एक बार और डिफिनेशन लिख लीजिए, कम से कम एक मेरा सर्कल में लिखी थी बेटा, बहुत दिन हो गए ना सर्कल को। यहां डिफिनेशन लिखेंगे, अगले 2 चैप्टर में नहीं लिखेंगे। तो लिख लीजिए लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ ए पॉइंट from which tangents drawn to parabola, from which tangents drawn to parabola are perpendicular, है ना बेटा? सही है, तो ध्यान आ रहा है ना। अच्छा, इसको बेटा कैसे स्टार्ट करेंगे? जैसे पिछले 60 डिग्री वाले को किया था, 90 डिग्री यूज करेंगे इसमें। तो इसको जब मुझे डराइव करना होगा डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन, है ना, वहां भी बेटा पहले हमने डराइव किया था सर्कल में, फिर लेकिन फ्यूचर के लिए हमने याद रख लिया था कि वहां क्या क्या था, याद है? सर्कल का डायरेक्टर सर्कल कैसा आया था रिजल्ट? सेम सेंटर होगा और √2 टाइम्स हो जाएगी बस रेडियस, वहां का रिजल्ट था। तो लेकिन तरीका तो कुछ और था ना डराइव करने का, यहां भी कोई डराइव करने का वही सेम तरीका लगाए जो वहां लगाया था, है ना, वही रिजल्ट कुछ लिया है बेटा। मैंने मान लिया इस टेंजेंट का स्लोप m है, मान लीजिए ये है मेरे पास पैराबोला, और मान लीजिए ये मैंने टेंजेंट का स्लोप m मान लिया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी? y = mx + a/m। ये कहां से पास हो रहा है टेंजेंट? h, k से, h, k will satisfy this tangent। भैया पुट करवाना है जरा इस k को, m² h माइनस mk + a = 0। बेटा इसके 2 रूट आएंगे, है ना, m1 m2। वो किसके स्लोप होंगे? एक ऊपर वाली टेंजेंट का, एक नीचे वाली टेंजेंट का, है ना बेटा। बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री दोनों टेंजेंट के, तो m1 m2 क्या होना चाहिए? -1। बेटा दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर है, तो स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होगा? m1 m2 = -1, m1 × m2 = -1। अरे दो परपेंडिकुलर लाइन हो तो उनके बीच में 90 डिग्री हो, तो यही होता है ना। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट को -1 करवा दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आता है? अच्छा बड़ा हल्का सा है ये। h को क्या रख दोगे? h को x एंड k को y। ये हो गया x = -a। यही है डायरेक्टर सर्कल। और आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने सर्कल बोला था, ये तो लाइन है। सोच रहे होंगे नहीं कुछ, किसने बोला था कि डायरेक्टर सर्कल एक सर्कल है? क्या हो गया? अब डायरेक्टर सर्कल एक टर्म है जो उसके लोकस के लिए यूज होती है, परपेंडिकुलर टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट के लोकस के लिए। ये कोई सर्कल नहीं है। क्या हो गया? जैसे याद है पॉइंट सर्कल,
एक पॉइंट कोई पॉइंट सर्कल बोल दिया था, मुझे रियल में सर्कल थोड़ी दिखता दूं मैं। तो डायरेक्टर सर्कल एक टर्म है, ये ऐसा नहीं है कि सर्कल दिखेगा, है ना, धोखा लाइफ में होता रहता है, आदत डालो, है ना। तो डायरेक्टर सर्कल बेटा, डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन सर्कल आना जरूरी नहीं है, ये तो बस फिक्स है कि उस पॉइंट के लोकस को डायरेक्टर सर्कल कहते हैं जहां से डलने वाले टेंजेंट्स क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। पैराबोला में कुछ स्पेशल दिख रहा है मुझे डायरेक्टर सर्कल, पैराबोला को देखो और डायरेक्टर सर्कल को देखो, और इनमें रिश्ता बताओ क्या है। डायरेक्ट्रिक्स दिख रहा है, देखिए ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए हमने डराइव किया था ना, x इक्वल टू माइनस ए, अरे तो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी यार, समझ गए। तो यहाँ स्टार मार्क करके पॉइंट लिख लो, क्या पॉइंट है कि भैया डायरेक्ट्रिक्स इज डायरेक्टर सर्कल इन केस ऑफ पैराबोला, इन केस ऑफ पैराबोला। तो वो हर बार जो है मतलब आपको डिराइव करना नहीं पड़ेगा, अब से क्या करेंगे, जब बोले इस पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल बताओ, आप डायरेक्ट्रिक्स निकाल के दे देंगे, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन सही है, इसमें डायरेक्ट्रिक्स ही डायरेक्टर सर्कल से मैच हो जाती है। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपको निकालनी आती है, वो हमने शुरू में बेसिक वाले में देखा था। कोई दिक्कत है भैया। और बेटा ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए मैं बोल रहा हूं, ये मैं जनरल बात बोल रहा हूं, कोई भी दुनिया भर का पैराबोला हो, अगर उसका डायरेक्टर सर्कल मांगे तो आप उस वाले पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल के दे देना, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? ओके यार, यहां से तो मुझे एक पॉइंट पता लग गया, ये लिख लिया गया, यहां से मुझे पता लगा कि डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर कोई भी पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ हो जाए तो वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। है ना भैया, तो कई बार बीच ऑफ द फॉलोइंग बार करेक्ट करके ऐसे पॉइंट भी तो लिखता है वो, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट on directrix to the parabola are always perpendicular। सही है बेटा, डायरेक्ट्रिक्स से कभी भी कोई भी टेंजेंट डालो, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर कोई भी पॉइंट लो, उससे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो बेटा हमेशा क्या होंगे, वो परपेंडिकुलर होंगे। लिख लिया, अरे लिख लिया भैया। इसमें क्या होता है ना बेटा, पैराबोला में स्पेशल पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं स्पेशल पॉइंट से। लास्ट में 10-12 स्पेशल पॉइंट लिखाऊंगा मैं, है ना, एक साथ, उनका बीच बीच में वो यूज करेगा, क्योंकि बात ये है ना कि अगर ये टी वगैरह का यूज करवा के ज्यादा क्वेश्चन देने होते तो वो तो सर्कल वगैरह में दे देता ना, फिर इसमें एडिशन क्या हुआ चैप्टर में, तो यहाँ स्पेशल पॉइंट ज्यादा काम आते हैं, है ना, तो ये कुछ याद रखते रहना। आगे चलो बेटा, आपने वो कोड विद मिड पॉइंट देखी थी, कोड विद मिड पॉइंट, कोड विद मिड पॉइंट x1 y1,
है ना। मेरा मतलब है कि अगर मान लीजिए किसी का मिड पॉइंट जो है वो x1 y1 दे दिया कोड का, और उसकी इक्वेशन मांग ली, तो क्या होगी, t इक्वल टू x1। लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन देखते हैं। कृपया बातें ना करें। क्वेश्चन देंगे भैया, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड लोकस ऑफ मिडल पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y square equal to 4ax which passes through the focus। बस हो गया। मिड पॉइंट का लोकस मांगा है ना बेटा, उन सभी कोड के मिड पॉइंट का लोकस जो कहां से पास होती है, फोकस से। तो ट्राई करें। बेटा इसका मतलब तो ये हुआ ना, अरे सुन लो भैया, जैसे मान लो ये पैराबोला है, सबको एक तरफ लाके स्टार्ट किया करो, है ना। ये पैराबोला है, ये कोई भी कोड है, इसके मिड पॉइंट का मुझे लोकस चाहिए। तो बेटा मिड पॉइंट को क्या लेट करना पड़ेगा, h कोमा k लेट करना पड़ेगा बेटा मिड पॉइंट को। आप समझ रहे हो ये वाली बात, है ना भैया। अब ठीक है, तो अगर मिड पॉइंट को h कोमा k लेट कर लिया, क्योंकि मिड पॉइंट का मैं लोकस चाहिए इस कोड के। इस कोड की खास बात क्या है बेटा, कहां से पास होती है, फोकस से। बेटा कहीं फोकस भी होगा, बेटा ये बताना इसका फोकस क्या होता है वैसे, a,0। ओके ओके, इसका फोकस है a,0। एक बात बताओ, h कोमा k अगर इसका मिड पॉइंट है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी। अगर h कोमा k इसका मैंने मिड पॉइंट ले रखा है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी कोड की, t इक्वल टू s1। ध्यान रखना भैया, चाहे मिड पॉइंट दे, चाहे मिड पॉइंट मांगे, चाहे मिड पॉइंट का लोकस मांगे, अगर उसने मिड पॉइंट वर्ड यूज कर दिया ना पूरी कोड में, ज्योमेट्री में अगर कोड का मिड पॉइंट वर्ड यूज कर दिया, चाहे पॉइंट मांगे, चाहे पॉइंट देके कोड मांगे, चाहे पॉइंट का लोकस मांगे मिड पॉइंट का, तो t इक्वल टू s1 तो यूज होना ही होना है, और कोई तरीका हो नहीं सकता। समझ रहे, जहां मिड पॉइंट बोले कोड का, तुरंत t इक्वल टू s1 दिमाग में आना चाहिए। अब इसने बोला था मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, तो मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, तो इसलिए उसको h कोमा k लेट किया, क्योंकि लोकस में यही करते हैं। अब बेटा इसकी इक्वेशन लिखो कोड की, चूंकि मिड पॉइंट का जहां वर्ड यूज कर देगा मिड पॉइंट, वहां t इक्वल टू s1 आपको लिखना ही होगा। तो इक्वेशन लिख लो इसकी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी t इक्वल टू s1। बेटा मिड पॉइंट के हिसाब से तो ऐसे लिख पाएंगे, t क्या हो जाता है y1 माइनस 4a x प्लस x1 y2 इक्वल टू s1 बोले तो k स्क्वायर माइनस 4ah। सही है भैया, ये हो गया। आगे देखें और बेटा ये कहां से पास होती है ये कोड, अच्छा ये तो साथ में a,0 से पास हुई और ये फोकस से, तो a,0 मतलब फोकस will satisfy this code। सही बात है बेटा, तो a,0 इसमें सेटिस्फाई करवा दो। कितना आगे, -2a स्क्वायर माइनस 2ah इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 4ah।
मतलब ये हो गया बेटा के स्क्वायर इक्वल टू 2AH माइनस 2A स्क्वायर, मतलब के स्क्वायर इक्वल टू 2A इंटू एच माइनस ए। बेटा बस h को क्या करते हैं आप, h को x से रिप्लेस कर देते हैं और k को y से, तो ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 2A इंटू एक्स माइनस ए। बेटा ये हो गया हमारा लोकस ऑफ मिड पॉइंट। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए बेटा। जब भी मिड पॉइंट मांगे, मिड पॉइंट दे, मिड पॉइंट का लोकस मांगे, हमेशा t इक्वल टू s1 आपको लिखना ही है। सही है भैया, नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर सर्कल ठीक से पढ़ा होगा तो ये आसान लग रहा होगा, है ना। मेंस का तो पैटर्न पता लगा कुछ, है ना। वो ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है ना कि 4-5 बार होगा। अच्छा 4 बार होगा। तो पता इससे दिक्कत क्या हुई, 4 महीने बच्चे टेंशन में रहेंगे। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि बेटा मेंस की प्रिपरेशन में और एडवांस की प्रिपरेशन में ना बहुत बड़ा डिफरेंस है। मेंस में नोट्स को बार बार रिवीजन करना पड़ता है, नोट्स मॉड्यूल बस, या फिर नोट्स और पुराने आर्टिकल, बस इनकी प्रैक्टिस चाहिए होती है और कुछ नहीं। बार बार रिवीजन होता है, एक्टिव रिवीजन चाहिए होता है कई बार का, इससे मेंस सुधरता है। और एडवांस के लिए ना बड़े बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए होती है ताकि डर खत्म हो जाए। दोनों में डिफरेंस है। अगर आप मेंस के लिए बड़े बड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो मेंस बिगड़ जाएगा। उसके लिए सिर्फ क्लास नोट्स और यहाँ के जो आर्टीज है उनको बार बार रिवीजन करना होगा 2-3 बार, है ना, तो उसी में लगे रह जाओगे। लेकिन खैर बेटा सुधारने तो दोनों ही है। तो पहले मेंस में मान लो पहले मेंस में अच्छा स्कोर नहीं आया, दूसरे में नहीं तो तीसरे में जहां अच्छा स्कोर आ गया फिर से वही मेंस की तैयारी रोक के फिर वहां एडवांस में लग जाए, है ना। फिर इस तरह से करेंगे। और इस बार पहले ऐसे होता था ना, पहले ऐसे होता था मान लो कि मेंस के एग्जाम में आप किसी को डर लग रहा है तो 2 दिन पहले बहाना मार देते थे बच्चे, सर दर्द है, फीवर आ गया, वायरल फीवर आ जाता था सबको, है ना। होते थे 2-4 बच्चे ऐसे। वो ऐसा होता ना, पेरेंट की सिंपैथी मिल जाती थी, अरे हमारे बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए पेपर बिगड़ गया, है ना। लेकिन अब कितनी बार तबीयत खराब करोगे, है ना। पहली बार तबीयत खराब हुई ठीक है, दूसरी बार खराब हुई थप्पड़ पड़ेगा कि बेटा समझ जाएंगे घर वाले के बहाना ही मार रहा है ना। तो अब जो है वैसे बच्चों को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। हाँ तीसरी बार में तो लात मार के घर से बाहर निकाल दिए जाओगे, सही बात है, जब रिजल्ट लेके ही आना इधर। लिखने तो नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने, बेटा बातें नहीं।
लेट द पैराबोला दिस फाइंड मिड पॉइंट। बट आपको पता है ये बिल्कुल वैसे ही जैसे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी फाइंड कर देते हैं ना। क्योंकि मिड पॉइंट की जब भी बात करेगा t इक्वल टू s1 तो लिखना ही है, और बेटा t इक्वल टू s1 लिखने के लिए वो पॉइंट चाहिए आपको, और पॉइंट है नहीं तो पॉइंट को लेट कर लीजिए। लेट मिड पॉइंट बी x1 y1। बेटा अगर मिड पॉइंट x1 y1 है तो इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ कोड विद मिड पॉइंट। t इक्वल टू s1 से बेटा इक्वेशन आ जाएगी ना। t इक्वल टू s1 जब हमने इसमें लगाया बेटा, सबको लेफ्ट में लाके स्टार्ट करते हैं ना हम क्वेश्चन को। y1 माइनस 8 इंटू एक्स प्लस x1 y2 इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 8x1, ऐसा लिख रहा है। सही है बेटा। t इक्वल टू s1, ठीक है, एक तरफ ले आओ इसको, y1 एक साथ कर लीजिए, x1 एक साथ लिख लीजिए। तो y1 माइनस 4x प्लस, नहीं यहां जाएगा माइनस 4x1 प्लस 4x1 हो जाएगा, टोटल मिला के बेटा ऐसा दिख रहा है। बात है नहीं भैया, कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा, ऐसा दिख रहा है इस टाइम ठीक है से। बेटा ये भी वही कोड है, और बेटा जबकि इस कोड का इक्वेशन तो पहले से दिया हुआ है ना बेटा, इसी कोड का इक्वेशन पहले से दिया हुआ है, तो दोनों को कंपेयर करवा दो। कंपेयर बोथ इक्वेशन। तो ये बेटा दो लाइन जब कंपेयर होती हैं तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 करके होती है। तो a1 अपॉन a2 y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल टू b1 अपॉन b2 x के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल टू c1 अपॉन c2 मतलब कांस्टेंट टर्म का रेशियो। आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, ये x1 y1 को तो कांस्टेंट टर्म समझा जाएगा ना, x और y वाले तो वेरिएबल है। बेटा यहां से क्या आ गया, y1 की वैल्यू आ गई -3, और मान लीजिए अगर मैं इन दोनों को इक्वेट किया, ये हो गया -1 इक्वल टू 4x1 माइनस 9, तो x1 कितना आ रहा है 2 आ गया, तो पॉइंट हो गया बेटा 2, -3 है ना। x1 y1 को ही तो हमने रिलेट किया था ना ये मिड पॉइंट, तो x1 y1 निकाल दिया। कोई दिक्कत हो तो बता दो मुझे। अरे सही है भैया, बात समझ में आ रही है कैसे फाइंड करते हैं मिड पॉइंट। आगे चले थोड़ा सा, चले आगे। बेटा जैसे हम लोगों ने जो है ये मिड पॉइंट की बात की, सुन लो भैया, जैसे मिड पॉइंट की बात की हमने, ऐसे ही हमारे पास जो है कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की भी बातें हो सकती है ना। बेटा कोड ऑफ कॉन्टेक्ट किसे बोलते थे, जहां दो टेंजेंट्स टच करते थे ज्वाइन करने पे, है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बेटा, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट में जो है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास पैराबोला, ये है बेटा कोई पॉइंट x1 y1, यहां से अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किए तो ये जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है ए और बी, अगर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है तो इन दोनों को ज्वाइन करवाने वाली जो कोड है
बेटा इसको हम बोलते थे कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। समझ रहे हैं आप बात को? समझ गए बेटा कोड ऑफ कॉन्टैक्ट किसे बोलते हैं? सही है, ओके। इसकी इक्वेशन क्या होती थी? P इक्वल टू 0, कोई बाहर में पॉइंट दिया है, उसको कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन थी P इक्वल टू 0। सही है, अरे ध्यान आ रहा होगा ये तो यार, ओके। तो इसको देखिए क्वेश्चन देखते हैं इसको कैसे कैसे आ सकता है। तो ये पॉइंट दे के कोड ऑफ कॉन्टैक्ट मांगे, ये तो एकदम आसान चीज हो जाएगी, है ना? तो इसमें तो कुछ दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन में लिखे मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दी पैराबोला at the points of intersection of y square equal to 8x and x plus y minus 1 equal to 0। इस लाइन और पैराबोला के इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ है ना। देन फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स। इसके बारे में बताइए, एक और डायग्राम बना के देखिए पहले। डायग्राम बना लिया। जैसे मान लीजिए ये है बेटा हमारे पास पैराबोला, मान लो ये कहीं बेटा कोई लाइन निकल के चली गई x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसने बोला कि इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बेटा उन पर टेंजेंट ड्रॉ किए गए। मान लीजिए ये बेटा टेंजेंट ड्रॉ गए इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर, तो बेटा ये वाला पॉइंट मांगा है टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। बात समझ में आ रही है ना? दी हुई लाइन और पैराबोला के इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर अगर टेंजेंट ड्रॉ की गई तो उन टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट मांगा है। बेटा एक बात बताइए, अगर ये टेंजेंट बेटा सॉल्व कर पा रहे हैं कुछ लोग नहीं कम से कम? ओके, अच्छा ऐसा आ गया इतनी आसानी से? सही है बेटा, बहुत बढ़िया। कितनों से नहीं हो पाया? कितनों से नहीं हो पा रहा है? अरे शर्माने की क्या बात है, हो गया सभी का? सही है यार, आगे चलो फिर मैं, है ना भाई। इंटरसेक्शन पॉइंट को आपने x1 y1 मान लिया होगा, t इक्वल टू 0 लिख के इससे कंपेयर कर दिया होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन हुए सर्कल में, अगर आपने सर्कल का एक बार भी रिवीजन किया होगा ना तुरंत हो गया होगा ये, है ना। आगे चले बेटा, ओके।
if tangents are drawn to the parabola x square equal to 8 by from each point on the line x minus y equal to 5, then find locus of midpoint of chord of contact. बेटा बात तो नहीं, अरे सुन लो भाई, बेटा ये अपने पास कहीं पैराबोला हो गया और कहीं एक लाइन हो गई है ना बेटा, ऐसा ही कुछ है, कहीं एक लाइन है कहीं एक पैराबोला है। इसने बोला कि भैया इस लाइन के ऊपर से किसी भी पॉइंट को पकड़ के वहां से हमने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किए। बात है नहीं भाई, हमने अपने पैराबोला पे टेंजेंट ड्रॉ किए किन पॉइंट से, जो इस लाइन के ऊपर है। तो जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है, जो बेटा कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बना, उसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट के मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। तो बेटा जिसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए होता है उसको तो एच को, मतलब जिसका लोकस चाहिए उस पॉइंट को तो एच को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ना। तो मिड पॉइंट का लोकस चाहिए तो मिड पॉइंट को कैलकुलेट कर लो भैया, एच कोमा कैलकुलेट कर लो मिड पॉइंट को। कोई दिक्कत? मैंने एक बात बोली थी बेटा, अगर मिड पॉइंट की बात कर दे, चाहे पॉइंट दे, चाहे पॉइंट का लोकस मांगे, चाहे पॉइंट मांगे, तो टी इक्वल टू एस1 तो आपको लिखना ही है। तो इक्वेशन ऑफ कोड क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ कोड विद मिड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ कोड विद मिड पॉइंट एच कोमा के क्या हो जाएगी भैया? टी इक्वल टू एस1। कोई दिक्कत हो तो बता दो मुझे। टी इक्वल टू एस1 को लिख लेते हैं सिस्टमैटिक। टी क्या हो गया बेटा? सबको एक तरफ लाके शुरू करते हैं ना हम लोग तो क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू 0 है ना पैराबोला। तो टी तो हो गया कितना भैया इसमें? x इंटू एच माइनस 4 इंटू वाई प्लस के। टी तो ये हो गया। S1 बोले तो पॉइंट को पुट कर दो सिर्फ, एच स्क्वायर माइनस 8 के। बेटा ये हो गया। और थोड़ा सिस्टमैटिक लिख सकते हो, एस एच एक्स एच माइनस 4 बाय के कितने हो गए? ये हो गया बेटा लेफ्ट में लाके प्लस 4 के माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0। बेटा ये इस कोड का इक्वेशन हो गया मिड पॉइंट अगर एच कोमा के है तो। बेटा हमने कहीं कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं किया। इसने बोला था इस लाइन के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट ले लो
और वहां से टेंजेंट ड्रॉ किए, यही कह रहा है ना, इसके ऊपर कहीं भी पॉइंट पकड़ पकड़ के टेंजेंट ड्रॉ हुए। तो इस लाइन के ऊपर मैंने बेटा पॉइंट ले लिया x1 कोमा y1। x1 कोमा y1 से जब मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो बेटा देखना जरा, इक्वेशन ऑफ सीओसी क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सीओसी फ्रॉम x1 y1। बेटा सीओसी के हिसाब से भी तो इसे लिखना चाहिए ना, वरना सीओसी का यूज क्या हुआ। तो बेटा सीओसी जब लिखी क्या होता है, टी इक्वल टू 0। ये हो गया कितना, x1 माइनस 4y प्लस y1 इक्वल टू 0। मतलब x1 माइनस 4y प्लस 4k माइनस h स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो। अब क्या हो गया, अच्छा मैं ऊपर वाले कॉपी मार दिया क्या, ये हो गया 4/1 है ना, ऐसे हो गया माइनस का, ओके सही है भैया। अब एक बात बताओ बेटा मुझे, यार ये दोनों, चाहे मैंने मिड पॉइंट के हिसाब से लिखा हो, चाहे मैंने कोड ऑफ कॉन्टैक्ट के हिसाब से इसका इक्वेशन लिखा हो, दोनों तो सेम कोड को बिलोंग कर रहे हैं ना, दोनों इक्वेशन, दोनों ही इक्वेशन सेम कोड को बिलोंग कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी हिसाब से लिखे गए। दिख रहा है साफ साफ आपको, इसी कोड के तो है दोनों। तो इसका मतलब दोनों को मैं कंपेयर कर सकता हूं, दोनों इक्वेशन को, कंपेयर बोथ इक्वेशन। जब मैंने दोनों कंपेयर किया तो बेटा x1 इक्वल टू आ गया h, और बेटा y1 इक्वल टू क्या आ गया पता है, माइनस 4k माइनस h स्क्वायर बाई 4। आप आराम से a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 करके कंपेयर करा लेना, ये आ गया बेटा। अच्छा कहीं हमने ये तो बताया ही नहीं कि x1 y1 उस लाइन के ऊपर है, x माइनस y इक्वल टू 5 का तो यूज ही नहीं हुआ ना बेटा, तो आप कर लेते हैं। मतलब x1 y1 लाइज ऑन लाइन x माइनस y इक्वल टू 5, मतलब x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, x माइनस y इक्वल टू 5 को, है ना। यहां लिख लेता हूं मैं, x1 y1 will satisfy x माइनस 5 इक्वल टू x माइनस y इक्वल टू 5। तो बेटा x1 y1 को यहां पर पुट करवा दिया, x1 y1 की बेटा जो वैल्यू है ना ये पुट कर दो वहां ले जाके, तो h प्लस 1/4 इंटू 4k माइनस h स्क्वायर इक्वल टू 5। बस बेटा h को x से रिप्लेस कर देना और k को y से, यही लोकस हो गया। कोई दिक्कत है भैया, तो बात समझ में आ रही है ना, कि जब भी बेटा मिड पॉइंट की बात करें तो t इक्वल टू s1 लिखना ही है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करें t इक्वल टू 0 लिखना ही है, जिस पॉइंट का लोकस मांगे उसको h कोमा के लेना ही है ना बेटा। तो इस तरह से हम लोग जो है आराम से इन सबको यूज कर सकते हैं, सीओसी को, कोड विद मिड पॉइंट को। यहां तक कैसा लगा, सही है ना भाई, पुरानी चीजें यूज हुई सारी, है। नोट कर लीजिए, कुछ लोग कर रहे हैं शायद। अच्छा पहले हमारे पास क्या होता था बेटा, देखिए पहले एक ही चैप्टर पढ़ा था हमने, सर्कल, जिस पर टेंजेंट की बात हुई थी, है ना। अब चैप्टर मल्टीपल हो गए, जैसे एक सर्कल पहले से पढ़ लिया, एक बेटा यहाँ पैराबोला आ गया। अब पैराबोला में भी क्या है कि 4 टाइप के पैराबोला पढ़ ली लगभग, स्टैंडर्ड फॉर्म 4 थी। तो अब वो ऐसी भी बातें कर सकता है कि कॉमन टेंजेंट पूछ दे, मतलब या तो 2 पैराबोला दे दे, बोले इनका कॉमन टेंजेंट बताओ, कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन बताओ। लेकिन अब क्या चैप्टर भी मल्टीपल हो गए हैं, हो सकता है वो एक सर्कल दे दे, एक पैराबोला दे दे, बोले कि इनका कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन बताओ, जो टेंजेंट कॉमन हो। भाई कॉमन टेंजेंट मतलब जो लाइन दोनों को टच मार रही हो। तो एक सर्कल एक पैराबोला देके पूछ सकता है इनका कॉमन टेंजेंट बताओ,
दो अलग अलग पैराबोला देके पूछ सकता है कॉमन टेंजेंट बताओ, और जब अगले चैप्टर में पहुंचेंगे एक एलिप्स दे देगा, एक पैराबोला बोलेगा बोलेगा इनका कॉमन टेंजेंट बताओ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉमन टेंजेंट में आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। जब भी कॉमन टेंजेंट पूछे दो कर्व की, चाहे वो एक दूसरे से मिलते जुलते कर्व हो चाहे ना हो, हमें कोई भी फर्क बेटा नहीं पड़ता है ना। जैसे एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट to the parabolas y square equal to 4x and x square equal to -32y। इन दोनों का जो कॉमन टेंजेंट है हमें वो बताना है। इसमें आपके पास ना दो सिचुएशन आएंगी बेटा जब भी कॉमन टेंजेंट पूछेगा। देखो कुछ बार तो ऐसा होगा बेटा कि आपको, अरे सुन लो भैया, कई बार ऐसा होगा कि आपको दोनों कर्व जाने पहचाने दिखेंगे जिनका आप टेंजेंट लिख पाएंगे। यहां किस्मत अच्छी है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का भी मैंने टेंजेंट लिखना एम स्लोप वाला आपको बताया है, और बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला भी मैंने एम स्लोप वाला टेंजेंट लिखना बताया है। आपको ध्यान आ रहा है? यहां मतलब यहां दोनों कर्व का ही एम स्लोप का टेंजेंट लिख सकते हैं। कभी कभी बेटा वो क्वेश्चन ऐसा देगा कि एक तो जाना पहचाना दिखेगा कर्व, और एक कर्व रैंडमली कुछ भी लिख देगा, कोई भी 2 डिग्री का कर्व लिख देगा। तो मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं, है ना। जब दोनों जाने पहचाने आ जाए तो क्या ट्राई कर सकते हैं, और एक वो मेथड जो हमेशा ट्राई कर सकते हैं वो भी बताऊंगा, चाहे जाने पहचाने आए या ना आए, उस पर कैसे ट्राई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं मेथड 1 की अगर बात करूं बेटा, आप दोनों को जानते हैं, आप दोनों को जानते हैं। एक बात बताइए, आप इसको भी जानते हैं, आप इसके टेंजेंट को भी जानते हैं एम स्लोप वाले। मैंने मान लिया कि जो कॉमन टेंजेंट है, लेट स्लोप ऑफ कॉमन टेंजेंट इक्वल टू, लेट स्लोप ऑफ कॉमन टेंजेंट इक्वल टू एम। हमने कोई भी एक कॉमन टेंजेंट मान लिया जिसका स्लोप एम है, सही है, कुछ तो स्लोप रहा होगा ना उसका। अगर स्लोप एम है टेंजेंट का, अबे मैं तो इस समय जानता हूं इसका टेंजेंट क्या होता है एम स्लोप वाला, पहले वाले कर्व में 4y स्क्वायर इक्वल टू 4x स्लोप विद टेंजेंट, अरे यार यही हो रहा है बार बार, टेंजेंट विद स्लोप m। क्या लिखते हैं बेटा इसमें हम, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, तो एक ही वैल्यू तो 1 दिख रही है मुझे, ये हो गया बेटा। और देखिए दूसरा, दूसरे के लिए क्या लिखेंगे, 4x स्क्वायर इक्वल टू -32y। 32 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 8y, 4ay दिखना चाहिए था ना। तो टेंजेंट विद स्लोप m क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 2am स्क्वायर, तो वो 8 2am नहीं am स्क्वायर था, ओनली am स्क्वायर, तो 8m स्क्वायर। कोई दिक्कत है भैया इसमें? मतलब दोनों हमने मान लिया जो कॉमन टेंजेंट का स्लोप m है, भाई पहले कर्व पे भी हम जानते हैं एम स्लोप वाला टेंजेंट कैसे आता है, हम दूसरे कर्व पे भी जानते हैं एम स्लोप वाला टेंजेंट कैसे आता है, और ये तो कॉमन है ना भाई। ये जो दो है, ये जो दो कर्व है, इनमें तो कॉमन टेंजेंट की बात कर रहे थे ना भाई। एक बार इसके हिसाब से लिख दिया, एक बार इसके हिसाब से लिख दिया, इसी को यही है कॉमन टेंजेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों तो, अब ये दोनों इक्वेशन तो सेम टेंजेंट को बिलोंग कर रहे हैं, सही बात है नहीं? मतलब इक्वेशन 1 एंड 2 तो कंपेरेबल है भाई। इक्वेशन 1 एंड 2 बिलोंग्स टू सेम टेंजेंट, इसका मतलब दोनों को कंपेयर कर लो भैया, कंपेयर बोथ, कंपेयर बोथ इक्वेशन। बेटा कंपेयर करेंगे तो ऐसा दिख रहा है y सेम है, mx सेम है, बस 1/m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऐसे।
अरे यहां से तो वो आ गया 1/2 एम आ जाया करेगा कंपेयर करा के। एम को वापस कर दो, किसी में भी कर दो भाई, हमने कॉमन इसको भी माना इसको भी, किसी भी एक में एम को वापस कर दो तो क्या हो गया y इक्वल टू 1/2x प्लस 2। बस यही है कॉमन टेंजेंट, है ना। किसी भी एक जो भी टेंजेंट लेट कर रखी थी उन्हें वापस कर दो बस इसको, एम की वैल्यू को। समझ गए भैया। तो जब हम दोनों की ही एम स्लोप वाली टेंजेंट लिखना जानते हैं तो हम यही करेंगे बेटा कि किसी एक में जो है, किसी दोनों के लिए एम स्लोप वाला टेंजेंट लेट कर लो और कंपेयर करा दो। सही है, कोई दिक्कत है? अब ठीक है। लिख लिया, काफी जल्दी आए बेटा। अच्छा अच्छा, तो लिख लिया भैया ये। कॉमन टेंजेंट आप लिख लेंगे दो कर्व की, है ना। एम स्लोप वाला टेंजेंट लेट कर लेंगे, दोनों पे कंपेयर करा देंगे। मैं इसी को उस वाले मेथड से भी बता दूं, मान लो एक इनमें जाना पहचाना कर्व होता और एक जाना पहचाना नहीं होता तो ऐसा आ गया तो भी हमें पता होना चाहिए ना बेटा, कभी एक जो है हमारे चैप्टर से बाहर का कुछ दे दे। तो यह सेकंड मेथड बात हो रही। एक क्या था, एक है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू -32y। अरे सुन लो भैया, मैंने मान लिया कि इसे तो मैं जानता हूं और मान लो इसे नहीं जानते। सही बात है बेटा। जब ऐसा केस आ जाए, एक को जान रहे हो आप, एक को नहीं जानते, तो बेटा है क्या वो नंबर ले लेंगे? बड़ा थप्पड़ भी पड़ सकता है ना, और सैंडल भी। तो बेटा बात ऐसी है कि जिसको आप जानते हैं उसका टेंजेंट लिख लो। भाई ये दो कर्व थे हमारे पास और मैंने मान लिया मुझे इसका कॉमन टेंजेंट लिखना है, ऐसे है ना। तो किसी एक को तो जानते हो, मान लो आप इसे जानते हो, तो आप मान लिया, बात नहीं बेटा, आपने मान लिया कि इस कॉमन टेंजेंट का स्लोप तो m है बेटा। इस पर लिखना, जिसको जानते हो उसमें लिखना टेंजेंट वाला स्लोप। तो लेट इक्वेशन ऑफ स्लोप टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m फॉर पैराबोला दिस। जिसको जानते हो उस पर एम स्लोप वाला टेंजेंट लिख दो। क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1/m। बेटा इसका तो आप, इसको तो आप जानते ही नहीं, जिसको आप नहीं जान रहे होगे उसका एम स्लोप वाला टेंजेंट तो लिख नहीं पाएंगे। लेकिन ये जो है ना, ये टच करती है इसको भी। ये बात तो सही है ना, ये तो उसका भी टेंजेंट है, उसका भी है ना, ये कॉमन है ना दोनों में। भले हम उसका लिख नहीं पा रहे दूसरे वाले का, लेकिन यही उसको भी टच करती है और यही टेंजेंट अगर उसको टच करती है
ये तो उसमें पुट होकर डी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जो लाइन किसी कर्व को टच करती है वो उसे पुट करके तो डी इक्वल टू उसका जीरो होता है डिस्क्रिमिनेंट। सही बात है नहीं? तो क्योंकि ये टेंजेंट उसको भी टच करती है इसलिए इसका y इक्वल टू उसमें जरा पुट करना, ऐसे आ गया। अब ठीक है, और इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, क्योंकि ये टच वाला केस है इसलिए इसका डी क्या होना चाहिए भैया, जीरो होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट। सही है, जब डिस्क्रिमिनेंट आपने जीरो किया तो वही होता ना बी स्क्वायर माइनस 4, इसी टाइप का कुछ। हाँ पहले ऐसे ही होता था, आपका पता नहीं, ऐसे है ना। ये हो गया 8m स्क्वायर माइनस 1/m इक्वल टू 0, m क्यूब इक्वल टू 1/8, m इक्वल टू 1/2। m आ गया 1/2, m को वापस कर दो, ये तो वही आ गया है ना जो अभी पहले वाले मेथड से आया था, वही है। तो मतलब हमारा मेथड सही है ना। तो लेकिन ये वाला कब यूज कर सकते हैं, ये तो हमेशा यूज हो सकता है जब आपको ऐसा फील आए ना कि यार एक की तो एम स्लोप वाली टेंजेंट हम जानते हैं, दूसरे का ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली कैसे लिखते थे एम स्लोप वाला टेंजेंट, तो इसे यूज कर लो, जिसका जानते हैं उसका एम स्लोप वाला लिखो, दूसरे में पुट करके डी इक्वल टू 0 करवा दो। बेसिक तो यही था ना टेंजेंट का कि डी इक्वल टू 0 आता है पुट होके। क्लियर है बेटा, है ना। तो इससे हम वो क्वेश्चन भी अंदर कर पाएंगे जब जाने पहचाने कर्व नहीं आएंगे, बस एक चाहिए जाना पहचाना, बस। सही है। अच्छा अगर दोनों ही जाने पहचाने ना है तो एक एम स्लोप वाली जनरल इक्वेशन मान लो y इक्वल टू mx प्लस सी, पहले में भी पुट करके डी इक्वल टू 0 करो, दूसरा ही पुट करके डी इक्वल टू 0 करो। जो सी आया था, सी लेट किया था, उसको एलिमिनेट कर दो, एम की वैल्यू आ जाएगी। भाई मतलब यह है कि जब हम किसी कर्व को नहीं जानते तो हम उसका भैया टेंजेंट लिख नहीं सकते, तो दोनों ही जाने पहचाने ना आए तो आप मान लो कि कॉमन टेंजेंट का स्लोप m है, तो m स्लोप वाली लाइन लिख लो जनरल y इक्वल टू mx प्लस सी, पहले में भी पुट करा के d इक्वल टू 0, दूसरे में भी पुट करा के d इक्वल टू 0, लेकिन वेरिएबल यहां दो है ना हमारे m और c, तो c को एलिमिनेट कर लो तो m की वैल्यू आ जाएगी, स्लोप ही तो चाहिए था, c और m को वापस कर दो फिर। अगली क्लास में बड़े इंपॉर्टेंट बातें आएंगी, अभी तक एक्चुअली वो बातें आ रही थी जो हमने पहले से पढ़ रखी थी सर्कल में ज्यादातर, अब आएंगी जो नहीं पढ़ रखी। धुआं टाइप का कैसा फील हो रहा है यहाँ पे? अच्छा वो जो है उसमें लकड़ी वकड़ी जलाए रहते हैं नीचे में बेसमेंट में, अच्छा तो उसका असर यहाँ तक आता है? बेटा बातें नहीं हो गया ये, तो यहां तक समझ में आया सबको? ओके, तो तन्मय गर्ग भैया बड़े गायब से रह रहे हो मैथ की क्लास से, क्या हो गया? क्या रीजन है? अरे कल क्यों नहीं आए थे? परसों भी नहीं आए थे? कोई बात नहीं, तो बेटा आज की क्लास यही समाप्त होती है ना। मिलते हैं फिर अगली सभा में।